नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 8 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले दमोह का जिक्र कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ युवकों ने मारपीट की है और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से विवाद के बाद युवकों ने मारपीट की। 22 अगस्त का एक पूरा वीडियो बताया जाता है जिसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन चूंकि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, इस वजह से वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस कर्मियों का खौफ जब तक बदमाशों में, उसके बाद ये निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आता है कि आपराधिक घटनाओं में कमी आई, लेकिन आम लोग सुरक्षित नहीं हैं और ना ही पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ ही युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यही कि जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने से लोग बाज नहीं आ रहे तो आम व्यक्ति किस तरह से सुरक्षित है। तो 22 अगस्त का वीडियो बताया जाता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करता हुआ नजर आता है। साफ तौर पर आसपास से कई सारे वाहन भी जा रहे हैं, आसपास से कई सारे लोग भी जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। अब चूंकि पुलिस के संज्ञान में मामला है तो इस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई, गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ऐसी एक घटना आई थी तो हम लोगों ने उसमें एफआईआर ली है और जो संबंधित लोगों को अरेस्ट किया है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे ये मैसेज जाए कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन कौन सी धाराओं में जो पुलिस से जो शासकीय कार्य में बाधा और ये संबंधी धारा है वो सब लगाई गई हैं। गिरफ्तारी की गई पूरी। सही, आशीष जैन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, तमाम सवाल खड़े करता हुआ वीडियो, अब गिरफ्तारी हुई है लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर। निश्चित अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो 22 अगस्त का बताया जा रहा है। जब 23 अगस्त को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, उसके पहले ही अनेक पुलिसकर्मियों को दमोह भेजा गया था ड्यूटी करने के लिए। उसी दौरान का ये मामला है जिसमें 3 युवक पुलिस के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है और इसकी पहचान इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर पुलिस उप पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। तो निश्चित ही कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है यह वीडियो। हालांकि वीडियो अब जाकर वायरल हुआ है, चूंकि उस समय केवल पुलिस के पास वह वीडियो था, स्थानीय किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया तो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था, लेकिन अब वह वीडियो वायरल हुआ। तो निश्चित ही पुलिसकर्मी के साथ जिन 3 युवकों के द्वारा मारपीट की गई है वह निश्चित ही कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा करता ही है। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां 3 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि 2 की हालत गंभीर है। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, मारपीट की घटना हुई, सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। जनागंज थाने के सत्यनारायण की टेकरी ये पूरी घटना, और इसी दौरान एक व्यक्ति जिसकी जान भी जा चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 भाइयों पर जानलेवा हमले की कोशिश थी। गोली लगने से एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 की हालत अभी भी गंभीर है। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इतना बढ़ा कि जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। पुलिस के संज्ञान में मामला है। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश करती हुई जनागंज थाने के सत्यनारायण की टेकरी इलाके का ये पूरा वाकया है। चलिए और अच्छे से हम समझेंगे क्या है ये पूरा मामला। हमारे से कि सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, विवाद किस बात को लेकर हुआ और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के सत्यनारायण की टेकरी इलाके का पूरा वाकया है। कल शाम को देर शाम यहाँ विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते देर रात जो है इसमें फायरिंग भी हो गई और दूसरा जो गुट था उसने हथियारों से भी जो इसमें हमला किया है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर यहाँ विवाद चल रहा था 2 पक्षों के बीच, और इसी के चलते कल देर रात जब विवाद भड़का तो फिर उसमें फायरिंग हुई। फायरिंग में एक भाई की मौत हो गई जबकि उसके 2 अन्य जो भाई थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ धारदार हथियारों से भी इन पर हमला किया गया और सूचना मिलने के बाद जनकगंज पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक जो हमलावर थे
वो भाग निकले थे और देर रात को ही जनकगंज पुलिस ने इसमें हत्या के प्रयास, इसके अलावा हत्या का मुकदमा दायर किया है। साथ ही लोगों की तलाश भी शुरू कर दी जो इसमें आरोपी बताए गए हैं। दरअसल इसमें कब्जे और पुराना विवाद ही इस रंजिश की वजह सामने आया है और देर रात शव को पीएम के लिए जयरोग्य अस्पताल भेजा गया। वहीं दो जो घायल भाई हैं उनको भी इलाज के लिए जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत उनकी फिलहाल स्थिर बनी हुई है और जनकगंज पुलिस इसमें अब आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पुराना विवाद था, पुरानी रंजिश थी, उसी के चलते ये विवाद एक बार फिर भड़का। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यनारायण की टेकरी इलाके में इस घटना के बाद रात में हड़कंप की स्थिति मच गई थी और लोग भी जो है पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ नाराज नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां श्वान विवाद को लेकर खुलेआम फायरिंग होना सामने आया है। आरोपी का मकान तोड़े जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। आरोपी राजपाल सिंह राजावत के बेटे ने घर तोड़े जाने की आशंका पर याचिका दायर की थी और कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने अब तक मकान तोड़े जाने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। सिर्फ आशंका के आधार पर याचिका दायर की गई थी और इसीलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते इसे। 13 अगस्त को खजराना थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी की घटना है। निश्चित ही आपको याद होगा कि कुत्ते को लेकर जो पूरा विवाद शुरू हुआ था उसमें सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से फायरिंग कर दी गई थी। 2 लोगों की जान चली गई थी, 6 लोग घायल हुए थे। और अब खबर अयोध्या से है, जहां छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के संतों में नाराजगी है। उन्होंने बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की है। संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। साथ ही धर्मांतरण करने वाले लोगों की नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए। मनुष्यों के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया। और राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी सी चल गई है, सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सुनिए। जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट, गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है।
कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से पलटवार। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ है। किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो कौवा कान ले गया, तो वो वहां देखना है कि हाँ किसका हुआ, नाम बताएंगे तब। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां 2000 बिस्तर के हमीदिया चिकित्सालय का आज लोकार्पण होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे। नवीन ओपीडी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल और सीट वृद्धि परियोजना का भी लोकार्पण होगा। भूमि पूजन भी यहां पर ही होना है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और अगली बड़ी जानकारी ये कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कई बड़े नेताओं से कल मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और बीजेपी की तरफ से लगातार जनता को साधने की कवायद हो रही है और उसी के चलते ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर बीजेपी निकालेगी। बीजेपी आज उसका खाका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करने वाली है। 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा। हर गांव के लोगों से संवाद होगा। दिल्ली के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। यात्रा के शुभारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। 25 सितंबर को ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तब इस कार्यक्रम का, इस यात्रा का समापन होगा। और सावन के पवित्र महीने का आज अंतिम सोमवार है। आज सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण है और साथ ही साथ सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में शिवालयों में बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सावन का आज अंतिम सोमवार। शिव की भक्ति से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में ही तमाम श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और इसी तरह से आगर मालवा में भी अंतिम सोमवार को आज बाबा बैजनाथ की शाही सवारी धूमधाम से निकाली जानी है। बाबा की शाही सवारी में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी और दूसरे तमाम इंतजाम भक्त मंडल की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ 300 जवानों की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। न सिर्फ आगर मालवा बल्कि पूरे ही प्रदेश में इसी तरह का माहौल। कुछ तस्वीरें ये भी आप देखिए किस तरह से बाबा के जो शाही सवारी निकलेगी उस दौरान जब शामिल होने के लिए भक्त पहुंचेंगे उनके लिए किस तरह के इंतजाम है। प्रसादी से लेकर रहने की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी भिंड से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रवि रम, आपसे हम समझना चाहेंगे भिंड में शिवालयों को लेकर किस तरह का दृश्य फिलहाल नजर आता है, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आते हैं। अंत में आपको बताऊं कि श्रावण माह के इस बार अदमास होने की वजह से इस बार 2 महीने का श्रावण माह मनाया गया है भक्तों के द्वारा। और यहाँ पर अगर भिंड की बात की जाए तो भिंड जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर भोले बाबा की अपार महिमा देखी जा सकती है। इस समय हम मौजूद हैं भिंड के ऐतिहासिक और प्राचीन जो कि मंदिर की अभी तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि इस मंदिर की स्थापना कितनी पुरानी है। ये है भगवान भोलेनाथ का वह स्वरूप जिसमें भोलेनाथ
अर्धनारेश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। एक ही पिंडी पे माँ पार्वती और भोलेनाथ एक साथ दिखाई देते हैं और इसी कारण भोले बाबा को हम अर्धनारेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो सिंगी रामपुर से यहाँ पर जल भर के लाते हैं और हम बात करना चाहेंगे कि आप कहाँ से जल भर के लेके आए हैं? सिंगी रामपुर से लेके आए। लगभग कितने किलोमीटर की पदयात्रा करके आप जल लेके आए? 160 तो देख सकते हैं कि अवंतिका जी, मैं आपको बताऊं, अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर है, बताया जाता है नेपाल के बाद यह दूसरा वह प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर रखता है यह शिव मंदिर, जिसमें बताया जाता है कि भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप में अगर यदि श्रावण माह के माह में अगर पूजा अर्चना भक्ति भाव से कोई भी भक्त करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं जो श्रद्धालुओं पर तांता लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां नलकेश्वर वाटरफॉल में एक हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने गए दो दोस्त पानी में डूब गए हैं। रंजीत वाल्मीकि और नितेश नाम के युवकों की डूबने से मौत होना सामने आया। रविवार शाम वाटरफॉल में नहाने के दौरान यह हादसा, तिघरा थाना क्षेत्र के नलकेश्वर जंगल की पूरी घटना। रविवार दोपहर नलकेश्वर में पिकनिक मनाने के लिए 6 दोस्त पहुंचे थे, लेकिन अचानक से पानी के तेज बहाव में बह गए, दोनों की मौत हो गई। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 247 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 104 मरीज दुर्ग से सामने आए हैं, 69 मरीज रायगढ़ में मिले हैं। राजधानी रायपुर में भी 8 पॉजिटिव मरीज हैं डेंगू के। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम की बैठक भी ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी जानकारी, जहां पैरी नदी पार कर 2 दंतेल हाथी धमतरी गए हैं। सिंहपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। वन विभाग और हाथी मित्र दल ने राहत की सांस अब्जा कर ली है। पिछले 15 दिनों से हाथियों की निगरानी ये टीम कर रही है। हाथी के 15 गांव में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और ग्रामीणों से लगातार ये कहा जा रहा है कि अपने स्तर पर वो सावधानी जरूर बरतें। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अभनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो चुकी है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अभनपुर के राजिम रोड राठी इलाके की पूरी घटना। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरार हाईवा चालक की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। अभनपुर के राजिम रोड का ये पूरा मामला, जिसमें हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति सबसे पहले बुरी तरह से घायल हुआ और उसके बाद उसकी जान चली गई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। वोटर लिस्ट में नाम अब 11 सितंबर तक जोड़े जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। नए मतदाताओं पर निर्वाचन आयोग का विशेष फोकस है। 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे, ये एक विशेष सुविधा इस बार। 40% से ज्यादा दिव्यांगजनों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची थी, उसके बाद जायजा लिया और अब यह फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि 11 सितंबर तक सभी वोटर्स अपने नामों को वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। खास व्यवस्था इस बार छत्तीसगढ़ में यह भी कि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए घर बैठे वोट डालने की सुविधा होगी। और अब बात करेंगे आज के कार्यक्रमों की। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर और दुर्ग दौरे में रहने वाले हैं। बिलासपुर में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल होंगे वो। बिल्हा, तखतपुर, बिलासपुर विधानसभा में संकल्प शिविर भी है। इधर दुर्ग के पाटन में कौही गांव शिव मंदिर में जलाभिषेक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कौही उद्गन सिंचाई योजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से होगा। सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये पूरी सूची जारी की गई है। एक तरफ पार्टी की तरफ से जो संकल्प शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन आज से 31 तक चलने वाली है। रक्षाबंधन पर यात्रियों को सुविधा मिल रही है।
रेलवे के वैकल्पिक इंतजाम का लाभ अब यात्री उठा सकेंगे। तीसरी रेल लाइन निर्माण के चलते 3 सितंबर तक कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अगर आवाजाही करनी है तो अब मेमू ट्रेन का इंतजार, जो मेमू ट्रेन का जो व्यवस्था है उसका आप लाभ उठा सकेंगे। 31 अगस्त तक यानी कि रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर ही ये सुविधा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रेलवे की तरफ से दी जाएगी। मेंटेनेंस का काम होना है और उसी के चलते तमाम ट्रेनें रेलवे की तरफ से रद्द की गई, लेकिन अब राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। मेमू ट्रेन चलाई जा रही है, 31 अगस्त तक इसकी सुविधा मिल सकेगी। रक्षाबंधन का त्योहार भी आवाजाही आमतौर पर लोग करते ही हैं, तो आज से 31 अगस्त तक रक्षाबंधन के मद्देनजर ही ये खास व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था रेल यात्रियों के लिए दी गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।